मेरा नाम महक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। अव्वा के मर जाने के बाद घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, इसलिए मैं नौकरी की तलाश में निकल पड़ी थी। आज मैं कंपनी में नौकरी के लिए आई थी। जब मैं उस ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए पहुंची तो मेरे होश उड़ गए थे। वेटिंग रूम ढेर सारे लड़के और लड़कियों से भरा हुआ था। मेरी दोस्त मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, जिसने मुझे यहाँ जॉब के बारे में बताया था। उसका नाम जोया था। जोया मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चली गई थी। मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी। इतनी ही देर में बिल्कुल मेरे करीब भी एक हैंडसम लड़का ठीक मेरे सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया था। अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो मुझे ही देखे जा रहा था। मैं घबराए नजरों से सबकी तरफ देखने लग गई थी। बैठने के लिए कोई जगह अभी मुझे खाली नजर नहीं आ रही थी, जहाँ मैं सुकून से बैठ सकूं, ताकि मेरी घबराहट कुछ कम हो जाए। खड़े खड़े तो मुझे और ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। तभी मेरी दोस्त जोया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तेजी से कोने में रखी हुई एक कुर्सी की तरफ ले गई। कुर्सी पर बैठकर मैंने जरा सुकून का सांस लिया था, क्योंकि एक तो ये कुर्सी कोने में रखी हुई थी और दूसरा मैं किसी की नजरों में आने से भी बच गई थी। मुझे जरा बैठने के बाद कुछ सुकून मिला तो मेरी नजर अपने कपड़ों पर गई, जो बस मामूली से कपड़े थे। और मैं जिस माहौल से निकल कर यहाँ आई थी उसके हिसाब से मैंने अपने दुपट्टे को फैलाकर ओढ़ा हुआ था। जबकि इस ऑफिस में आई हुई लड़कियां खाते पीते घरानों की लग रही थी। किसी एक लड़की के भी कपड़े मेरी तरह मामूली से नहीं थे और यही चीज मुझे बहुत परेशान कर रही थी। वेटिंग रूम में शायद 20 लड़कियां और लगभग कुछ लड़के भी यहाँ पर बैठे हुए थे और अपने साथ बैठी हुई लड़कियों को देखकर मुझे यह एहसास होने लगा कि यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि यहाँ पर आने वाली हर दूसरी लड़की मुझे बहुत ही मॉडर्न और तेज चालाक लग रही थी। उनकी ड्रेस, उनके सैंडल और उनके पर्स को देखकर जो अंदाज से मैंने लगाया था, उससे मुझे अपना जिस्म बहुत अजीब सा लग रहा था। इस जॉब के लिए कम से कम मेरे जैसी मामूली सी लड़की तो किसी भी हाल में फिट नहीं बैठेगी। यहाँ पर बैठी हुई किसी लड़की के गले में दुपट्टा तक नहीं था। सभी लड़कियां छोटी छोटी ड्रेस या फिर जीन्स में मौजूद थी। एक मैं ही थी जिसने शलवार कमीज पहना हुआ था। मैं लोगों के सामने बहुत आम सी लग रही थी। लड़कियों ने इतने छोटे कपड़े पहने हुए थे कि उनका काफी हद तक जिस्म उनमें नजर आ रहा था। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो कहीं से भी मजबूर लड़कियां हैं या फिर उन्हें जॉब की जरूरत है, बल्कि ये तो किसी फैशन शो पर जाना चाहती थी और भूल कर यहाँ आ गई। मुझे उन मॉडर्न लड़कियों के बीच बैठकर अब बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और साथ ही साथ अपने इस गेटअप की वजह से मैं घबराहट का भी शिकार हो गई थी। मेरा कॉन्फिडेंस 0 लेवल पर आ गया था और घबराहट की वजह से मुझे पसीने भी छूटने लगे थे। हालांकि इस वेटिंग रूम में एसी लगा हुआ था, जिसकी ठंडक से मुझ जैसी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लड़की जो पसीने में भीग चुकी हो, उसके लिए ठंडा कमरा किसी अच्छी जगह से कम नहीं था। लेकिन मैं बहुत दिमागी दबाव का शिकार हो चुकी थी। हालांकि इस ऑफिस में आने के लिए मैं पूरा 1 घंटा पैदल चलकर ऑफिस पहुंची थी, लेकिन अब मैं खुद को कंफर्ट महसूस नहीं कर रही थी। बार बार इतने ठंडे माहौल में भी मुझे लगातार पसीने आ रहे थे, सिर्फ ये सोच कर कि यहाँ पर तो कंपटीशन सिर्फ काबिलियत का ही नहीं, बल्कि खूब अच्छी ड्रेसिंग, महंगे तरीके से किए गए मेकअप और मुंह बिगाड़ कर इंग्लिश बोलने में भी है। जबकि मैं इन सब के मुकाबले में बहुत कमजोर थी, इसलिए डर भी रही थी, क्योंकि ना तो मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग थी और ना ही लड़कियों की तरह मेरी ड्रेसिंग अच्छी थी। फिर भला ये नौकरी मुझे कैसे मिल सकती थी? मैंने सोया से कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर जॉब कर सकूंगी। वो तो मेरी तरफ देखकर हैरानी से कहने लगी, क्यों, क्या हो गया है? यहाँ पर तुम नौकरी क्यों नहीं कर पाओगी? तो मैंने उसकी बात पर परेशानी से उसकी तरफ देखकर कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे लिए ये नौकरी तैयार ही रखी है, बल्कि मुझे मिल भी जाएगी। जोया मेरी तरफ देखकर हैरानी से कहने लगी, हाँ तो इसमें क्या परेशानी वाली बात है? मैंने उसे इशारे से लड़कियों की तरफ देखने के लिए कहा, उसका ध्यान लड़कियों की तरफ करवाया कि देखो, तुम्हें लगता है कि मैं इन लड़कियों के मुकाबले में आ सकती हूँ? तो एकदम से मुस्कुरा कर कहने लगी, क्यों, ये क्या कहीं की मिस वर्ल्ड है जो तुम इनका मुकाबला करते हुए घबरा रही हो? मैंने धीरे से कहा, ये कितनी मॉडर्न है और आजकल तो यही कुछ देखा जाता है। लड़की जितनी बोल्ड होती है उसे तो उतनी ही जल्दी जॉब मिल जाती है। काबिलियत तो यहाँ लोग देखते ही नहीं है। जोया ने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी ड्रेसिंग भी अच्छी है, बस सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। जब तुम्हारा इंटरव्यू हो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। तो मैंने उसकी बात पर अपना सही ला दिया था, लेकिन सच तो ये है कि मैं बुरी तरह से अपना कॉन्फिडेंस खत्म कर चुकी थी और अगर जोया नहीं होती तो शायद मैं यहाँ से कब की जा चुकी होती। लेकिन जोया ने मुझे यहाँ जमकर बैठने पर मजबूर कर दिया। अचानक मेरा नाम पुकारा गया तो मैं धड़कते हुए दिल के साथ उठकर उस कमरे की तरफ जा रही थी जहाँ पर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मैं जब अंदर कमरे में गई तो सामने एक लगभग 30 साल की उम्र का एक जवान लड़का अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। मैंने दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर आने की इजाजत मांगी तो उसने मैं अपने लैपटॉप से निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी नजर जम कर रह गई थी और मैं घबरा कर और बेवजह अपने दुपट्टे को ठीक करने लगी। मैं उसके टेबल के करीब जाकर खड़ी हुई तो उसने मुझे बैठने को कहा। उसकी आवाज
आवाज काफी नरम थी तो मेरी घबराहट थोड़ी कम हुई थी, लेकिन मेरे चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मुझसे ढेर सारे सवाल किए जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा तनाव का शिकार थी। लेकिन उसके बजाय वो तो मुझसे आराम से बात करने लगे, कहने लगे कि आज तो बहुत गर्मी है, आप कुछ लेंगी? तो मैंने फौरन इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने फिर भी फोन उठाकर कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी। मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। मैंने अपनी डिग्री वाली फाइल उनके सामने रखी तो उन्होंने फाइल को उठाया और एक तरफ रख दिया और मुझे खूब इंटरेस्ट के साथ देखने लगे। फिर पूछा कि आप कहाँ से आई हो। जब मैंने अपनी लोकेशन बताई तो उन्होंने कहा, ओहो ये तो काफी दूर पड़ता है हमारे ऑफिस से, तो आप रोज कैसे आना जाना करोगी? तो मैंने कहा, सर अगर मेरी यहाँ पर जॉब लग गई तो मैं कोशिश करूंगी कि टाइम पर आऊं। उन्होंने कहा, वो तो ठीक है आप टाइम पर ही आओगी, लेकिन क्या आपकी अपनी कोई गाड़ी है? तो मैंने बुखलाते हुए कहा, नहीं सर मैं गाड़ी कहाँ से अफोर्ड कर सकती हूँ। तो मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई थी। इतने में उनका नौकर अंदर आ गया और उसने कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास मेरे सामने रख दिया। तो मुझे उन्होंने हाथ के इशारे से कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए कहा। मैंने बड़े ही झिझकते हुए कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठा लिया और धीरे धीरे पीने लगी, लेकिन वो मुझे बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देखने लगे तो मैंने अपनी पलकें झुका ली। मैंने 2-4 कोल्ड ड्रिंक के घूंट लेकर गिलास को अपनी जगह पर रख दिया तो वो मुझसे मेरी एजुकेशन के बारे में पूछने लगे। मैंने फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर इस फाइल में मेरी सारी डिग्री और रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो उन्होंने एकदम से अपने होंठों पर गहरी मुस्कुराहट को सजा लिया था और कहने लगे, लेकिन मैं तो आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप बोलती हुई बहुत अच्छी लगती हो। पहली बार इस तरह से किसी मर्द से अपनी तारीफ सुनकर मैं शर्मा सी गई थी तो मैंने अपनी पलकें झुका ली और फिर धीरे धीरे मैं उनके अपनी एजुकेशन के बारे में डिटेल से बताने लगी। उन्होंने मुझे एकदम से टोक कर पूछा कि आप किन किन चीजों में इंटरेस्ट रखती हैं। मैं उनके सवाल पर बड़ी हैरान हुई थी। वो मुझे मेरी एजुकेशन या जरूरी इंफॉर्मेशन लेने के बजाय सिर्फ मेरे बारे में जानना चाहते हैं। उनके सवाल बड़े अजीब और गरीब थे। वो कहने लगे, आप रात को क्या करती हो, सुबह कब उठती हो, रात को अगर देर तक जागती हो तो क्या करती हो? मैं हैरान और परेशान उनके सवालों की जवाब देती चली गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझसे कहा, आपका कोई फोन नंबर है तो आप यहाँ पर लिखवा दो। उन्होंने पर्ची मेरे सामने रखी तो मैंने फटाफट उस पर अपना नंबर लिख दिया। वो कहने लगे, ठीक है महक, हम आपको फोन करके इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आपको इस जॉब के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा, आप यहाँ रहना। मैं जाने के लिए उठकर खड़ी होगी, लेकिन दरवाजे तक जाते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 2 आंखें मेरी कमर पर चिपक गई हैं। मैं फौरन उस कमरे से बाहर निकली तो जोया काउंटर पर खड़ी यहाँ के ऑफिस बॉय से बात कर रही थी। ये वही लड़का था जो मुझे काफी देर तक देखे जा रहा था। अचानक उसने जोया की तरफ देखकर कुछ इशारा किया तो जोया एकदम से खामोश हो गई और दोनों मुझे देखकर एकदम से चुप हो गए। मुझे ये देखकर हैरानगी हुई तो वो एकदम से कहने लगी, महक हो गया तुम्हारा इंटरव्यू? मैंने सर हिलाकर उससे बताया कि हाँ अच्छा हो गया, अब चलो चलते हैं। तो वो कहने लगी कि चलो ठीक है फिर घर चलते हैं। ये कहकर उसने उस लड़के की तरफ देखकर उसे बाय कहा और मेरे साथ लिफ्ट में सवार हो गई थी। मुझसे कहने लगी कि अल्लाह करे तुम्हारा यहाँ पर काम हो जाए। लिफ्ट के अंदर दाखिल होते हुए जोया ने मुझसे कहा तो मैं खामोश रही। फिर मैंने धीरे से जोया से पूछा कि क्या तुम पहले भी इस ऑफिस में आती चाहती रही हो? तो वो एकदम से चौंक गई और तेजी से कहने लगी, हाँ 1-2 बार यहाँ पर आई थी, मैंने भी यहाँ पर इंटरव्यू दिया था लेकिन सिलेक्ट नहीं हुई। मैंने कहा, वो काउंटर पर खड़ा हुआ लड़का कौन था? तो जोया ने कहा, अरे वो तो अरसलान था, यहाँ पर जहांगीर सर का काम करता है। मैंने कहा, वो कौन? तो वो कहने लगी, अरे वही जिन्होंने तुम्हारे इंटरव्यू लिया था। जब मैं 1-2 बार इस ऑफिस में आई थी तो जहांगीर सर से मेरी मुलाकात हुई थी, मेरी उसके साथ सिफाई हेलो हुई। उसने ही मुझे यहाँ की वैकेंसी के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी आगाह कर देती हूँ क्योंकि तुम्हें जॉब की बहुत जरूरत थी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे यहाँ पर काम हो जाएगा। जोया की बात सुनकर मेरे दिल में भी एक उम्मीद से जाग उठी थी। हम लोग जब बस स्टॉप पर उतरे तो जोया अपने घर की तरफ रवाना हो गई और मैं भी धीरे धीरे कदम उठाते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी कि अचानक गली के नुक्कड़ पर पहुंचते ही मुझे अली ने रोक लिया और कहने लगा, ये जोया तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? उसके सवाल पर मुझे गुस्सा आ गया और मुंह बनाते हुए कहने लगी कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं किसी के साथ भी हूँ। वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम होश में तो हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि मेरी क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा, हाँ मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मैं जिसके साथ भी रहूं तुम होते कौन हो? तो वो मेरी बात सुनकर अपनी आंखें फैलाते हुए कहने लगा, मेरे ख्याल में जब से तुम्हें बाहर की हवा लगी है तुम्हारी याददाश्त काफी कम हो गई है। क्या तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ और मंगेतर बने हुए भी मुझे कुछ दिन नहीं बल्कि पूरे 3 साल हो गए और इस नाते से मैं तुमसे सवाल पूछने का हक रखता हूँ। मैंने उससे गुस्से से कहा, पहले तुम खुद को इस काबिल तो कर लो तब मुझसे सवाल करना। तो वो कहने लगा, काबिल भी हो जाऊंगा, क्यों फिक्र कर रही हो? मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की है, जल्द ही मेरा वीजा आ जाएगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा। लेकिन इस टाइम तो तुम ये बात याद रखो कि मैं अब दोबारा कभी तुम्हें जोया के साथ ना देखूं, वो अच्छी लड़की नहीं है। मैंने उससे कहा, वो तुम्हारी नजर में कैसे अच्छी हो सकती है? काम जो करती है, अपना कमाती है, ऐसी लड़कियां तुम्हें कहाँ अच्छी लगती है? मेरी बात सुनकर ली गुस्से से कहने लगा, जिस बात के बारे में तुम्हें पता नहीं है उस बात पर बेवजह उसकी सार लेने का कोई तुक नहीं बनता। तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती।
होती। हम लड़के हैं, सारा दिन घर से बाहर होते हैं, हमें अपने मोहल्ले की हर लड़की के बारे में अच्छी तरीके से पता होता है। तुम बहुत सिंपल और मासूम हो, मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसकी तरह बन जाओ। मैंने कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम अपनी फिक्र करो। वो कहने लगा कि मुझे अपनी फिक्र भी है और तुम्हारी भी है, तो मेरी इज्जत और मैं अपनी इज्जत पर कभी दाग लगने नहीं दूंगा। मैंने कहा, मैं घर से बाहर निकली हूँ तो अपनी इज्जत पर दाग लगाने के लिए नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे ये फजूल की बातें मत करो। सिर्फ गैरतमंद होने से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए बाहर निकल कर कमाना पड़ता है। अपने अंदर काबिलियत डालो, मुझे शादी करके घर ले जाओगे तो मैं भी घर के अंदर बैठी रह जाऊंगी। इससे पहले वो मुझे कुछ और कहता, मैं फौरन आगे बढ़ गई। इस तपती हुई गर्मी ने मेरी हालत पहले ही काफी खराब कर डाली थी। मैं तेज तेज कदमों से अपने घर में दाखिल हुई और तेजी से अपने कमरे में आ गई तो मेरी अम्मी बिस्तर से उठकर बैठ के कहने लगी, क्या बात है महक, आज तुमने बहुत देर लगा दी है, ये कोई टाइम है घर आने का? शाम के 5 बज रहे हैं। कितनी बार कहा है कि जॉब करने के भूत को अपने दिमाग से उतार दो। हमारे खानदान में कभी किसी लड़की ने जॉब नहीं की, लेकिन तुम पर तो भूत सवार हो चुका है। तो मैंने अपने सर से दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दो और अम्मी के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, अम्मी सवाल जवाब से हटकर मुझसे अपने लिए भी कुछ पूछ लिया करो। तभी मेरी छोटी बहन पानी का गिलास लेकर आई। मैंने उससे कहा कि क्या बनाया है, तो वो कहने लगी, सब्जी बनाई है, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने उससे कहा तो फिर जल्दी से मेरे लिए लेकर आओ। तो वो कहने लगी कि कैसे लेकर आऊं, किचन पर तो भाभी ने ताला लगाया हुआ है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, भाभी ने ताला क्यों लगा दिया? तो वो कहने लगी, कुछ नहीं, बस मैंने अम्मी के लिए चाय बनाई थी, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। भाभी को ये बात बुरी लग गई कि हम उनका सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने किचन को ताला लगा दिया। मैंने अम्मी से कहा, ये सब घर में क्या हो रहा है? क्या अब हम आपके लिए चाय भी नहीं बना सकते? ये सब आखिर क्यों हो रहा है? मैंने उलझ कर अम्मी से सवाल किया। अम्मी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं उनके करीब जाकर बैठ गई और उनसे कहने लगी कि आप इतने सुकून से कैसे रह सकती हो? मुझे भूख लगी हुई है, सुबह भी मैं खाली पेट घर से बाहर निकली थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं घर आकर भी भूखी रहूं। आप आखिर भैया से शिकायत क्यों नहीं करती? किचन में तो किसी ना किसी जरूरत के लिए जाना ही पड़ेगा ना, और हम भैया की ही तो कमाई खा रहे हैं। भाभी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी मेरी बात खामोशी से सुन रही थी तो मुझे उन पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आपकी इस खामोशी ने ये दिन लाया है, अगर आप भाभी को उनकी हद में रखती तो ये दिन कभी नहीं आता। अम्मी मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम क्या चाहती हो? जो बातें मैं सारा दिन तुम्हारी भाभी से सुनती हूँ तो रही सही कसर तुम्हारा भाई पूरी कर दे। तुम मुझे अपने भाई से लड़वाना चाहती हो? मैंने कहा, अम्मी मैं नहीं चाहती कि आप उनसे लड़ो, लेकिन आप उन्हें ये बता दो कि उनकी बीवी हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। अम्मी कहने लगी, तुम एक काम करो, जब तुम्हारा भाई आएगा तो तुम खुद उससे बात कर लेना। मेरा मन कर रहा था कि मैं जोर जोर से चीखूं। मैं भाभी का भी सामना नहीं कर सकती थी। मैं इतना जरूर जानती थी कि उन्होंने जो किचन को ताला लगाया है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे तंग करने के लिए किया है। अम्मी और मेरी बहन से तो उनकी कोई लड़ाई नहीं है और मुझसे भी लड़ाई की वजह सिर्फ उनका भाई है। वो बस यही चाहती है कि जल्द से जल्द मेरी शादी उनके हरामखोर भाई से हो जाए, जो कोई काम नहीं करता, जिसकी जेब में कभी 1 रुपया भी नहीं मिल सकता और ना ही उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है। भाभी जब शादी करके हमारे घर आई तो उन्होंने अपने भाई के लिए मुझे पसंद कर लिया था और वो चाहती है कि जल्द से जल्द मेरी उनके भाई के साथ शादी हो जाए, इसलिए उन्होंने मेरा उसके साथ रिश्ता करवा दिया। लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया और उसकी वजह ये थी कि मैंने अब्बा के मरने के बाद इस घर में जिस तरह के हालात देखे थे उसने मेरे अंदर इतनी समझ पैदा कर दी थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मर्द अगर कमाता हो तो जिंदगी के 4 दिन सुख से गुजर जाते हैं, और अगर वही मर्द कुछ नहीं कमाता हो और अपनी जरूरत के लिए भी अपने वालिदैन के आगे हाथ फैलाता हो तो कल वो अपनी बीवी की जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगा? भाभी तो बस किसी भी तरह से अपने हरामखोर भाई की शादी मेरे साथ करवा देना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि उनके भाई को मेरी जितनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने अपने भाई के लिए मुझे निशाना बनाया हुआ था। भाभी ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी। मैंने भाभी से यही कहा था कि अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो अपना कारोबार कर ले, अगर उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो क्या हुआ, वो अपनी कोई छोटी सी दुकान ही खोल ले। लेकिन वो तो किसी तरह का कोई काम काज करना ही नहीं चाहता, तो ऐसे में उससे शादी नहीं कर सकती। मेरे भैया ने तो अब्बा के मरने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। आपके भाई को मेरे ही भैया को देकर कुछ सीख लेना चाहिए। इस बात पर भाभी पहले तो चिढ़ गई और उसके बाद उन्होंने मुझसे दुश्मनी रखना शुरू कर दी। भैया शुरू से बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब से उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी वो सारी की सारी तनख्वाह लाकर अम्मी को दिया करते थे। लेकिन एक बार उनकी तनख्वाह में से कुछ पैसे गायब हुए तो भाभी ने घर में हंगामा कर दिया कि आज अगर थोड़े पैसे गायब हुए तो कल सारे गायब हो जाएंगे। अम्मी की अब काफी उम्र हो गई है, इसलिए उन्हें याद नहीं रहता कि उन्होंने पैसे कहाँ रख दिए, इसलिए हम ये रिस्क बार बार नहीं ले सकते। भैया भाभी
ये बातों में आ गए और उस दिन से हमारे घर में जंग छिड़ गई। भैया भाभी के हाथ में पैसे लाकर रखने लगे, वो तो हमारे नवाले भी गिनने लगी। हमें खाना बनाने के लिए सिर्फ थोड़ा ही राशन देती और खुद अपना खाना पकाना भी अलग कर लिया। सारा सामान अपने पास रखकर अलमारी को ताला लगा दिया करती थी। हमें जो थोड़ा सा राशन देती उसमें भी यही कहा करती थी कि इसमें बीच बचा लेना। अम्मी की हमेशा से आदत थी कि वो दिन में 2-3 बार चाय पिया करती थी, लेकिन हम भाभी ने चाय की पत्ती अलमारी में रखकर उसको ताला लगा दिया। बार बार अलमारी की चाबी मांगना हमारे लिए सर का दर्द बन चुका था। ठीक बनकर जितनी भी बातें सुनती उसको सुनकर चाय पीने का दोबारा मन ही नहीं करता। हमारे घर में 3-4 टाइम चाय बनती थी और अब ये वक्त आ गया था कि सारा दिन हम चाय पीना तो दूर, खाए पिए बिना ही गुजार देते थे। अम्मी तो भाभी से कोई फालतू बात तक नहीं करती थी क्योंकि भाभी बहुत बदतमीज थी और कई बार अम्मी से बदतमीजी कर चुकी थी। जब से अम्मी पर उनकी बदतमीजी खुली थी उस दिन से अम्मी ने अपने होंठों को सी लिया था, लेकिन हम अम्मी से भाभी के गिले शिकवे करते रहते थे। लेकिन वो खाली खाली नजरों से हमें बस देखती रहती, मुंह से उफ तक नहीं करती। पता नहीं मेरी अम्मी के अंदर इतना सब्र क्यों पैदा हो गया था कि अब उनका दौर खत्म हो चुका है। अब बहू है जो इस घर की हर चीज की मालकिन है, इसलिए अम्मी हम दोनों बहनों को भी खामोश रहने को कहती थी, लेकिन मैं कब तक चुप रहती। अब तो हद हो गई थी। पहले किचन की अलमारी को ताला लगाया जाता था, अब तो पूरा किचन ही बंद कर दिया गया। मैं रोने लगी थी और फिर मैंने अम्मी से कहा कि आप मुझे कहती हो कि मैं जॉब ना करूं, ये सब देखने के बाद भी आप मुझे जॉब करने से मना कर रही हो। अगर मैं जॉब ना करूं तो क्या करूं, हम लोगों का गुजारा कैसे होगा। इसलिए आइंदा से आप जॉब के बारे में मुझे कोई रोक टोक नहीं करोगी। अगर आप मुझे हौसला नहीं दे सकती तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे कुछ कहो। मेरी बहन मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, तुम जॉब करो, अम्मी तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। भाभी ने कितने मजे से खाना खा लिया, लेकिन झूठे मुंह हमसे उन्होंने एक बार पूछा तक नहीं। चलो हमसे नहीं पूछा मगर अम्मी से तो पूछ लेना चाहिए था। उन्हें पता है कि अम्मी शुगर की पेशेंट है और उन्हें भूख लगी होगी। मैंने अपनी बहन की तरफ देखकर कहा, ऐसा है तो फिर भैया कभी हमें अपनी जरूरतों के लिए 1 रुपया भी नहीं देने वाले, इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। भैया भाभी हमें पलट कर भी नहीं देखेंगे। मेरी बहन कहने लगी कि आप सही कह रही हो आप ही, बस मेरा भी BA कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं भी कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ लूंगी। अम्मी मेरी बहन की तरफ घूर कर देखने लगी, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। शायद वो भी ये बात जान चुकी थी कि वक्त बहुत कड़ा है। मेरे पास कुछ पैसे थे। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम बर्तन निकाल कर रखो, मैं बाजार से होकर आती हूँ। वो कहने लगी, आप कहाँ जा रही हो। मैंने कहा, भूख लग रही है, कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये कहकर मैं घर से निकल आई थी। मेरे आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। मैंने करीब के ही एक होटल से दाल रोटी ले ली और घर आकर हम तीनों ने मिलकर खाना खा लिया था। हम लोग खाना खा ही रहे थे कि भैया भाभी को लेकर घुमाने के लिए चले गए। ये उनकी रोज की रूटीन थी कि शाम के टाइम पर वो भाभी को लेकर अम्मी को बिना बताए ही घर से निकल जाते थे। भैया ने एक बार भी हम लोगों से कमरे में आकर ये नहीं पूछा था कि आप लोगों ने भी कुछ खाया है या नहीं। क्या भैया अपने सारे फर्ज भूल चुके थे। हमारा ना सही, उन्हें अम्मी का तो ख्याल रखना चाहिए था। वो बीमार है, उन्हें टाइम पर खाना और दवाइयाँ मिलनी चाहिए। अगर भैया की ऐसी हरकतें रही तो अम्मी का क्या होगा। हम तो बर्दाश्त कर लेते मगर वो तो बीमार है, वो किसी भी हाल में भूखी नहीं रह सकती और अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये सोच आते ही मुझे घबराहट हो गई थी और उसी वक्त मैंने अपना इरादा पक्का कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में जॉब करके ही रहूंगी। और मन ही मन दुआ करने लगी कि मुझे ऑफिस से कॉल आ जाए, 1 मिनट की भी देर नहीं लगाऊंगी और फौरन ज्वाइन कर लूंगी। खाना खाते ही मैंने उन्हें दवाई दी और उन्हें सोने के लिए कहा था क्योंकि दिन भर की भूख और थकावट ने मुझे बहुत थका दिया था। मेरी बहन भी सो चुकी थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार अपनी जॉब के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक मोबाइल पर मैसेज के नोटिफिकेशन आए। फिर मैंने फौरन मोबाइल ओपन किया। मैं बहुत हैरान हुई जब मुझे जहांगीर सर की तरफ से मैसेज आया है कि सुबह हर हाल में ऑफिस आना है। मैं तो पूरी तरह हैरान हो गई क्योंकि ये मैसेज मुझे ऑफिस के नंबर से नहीं किया गया था बल्कि पर्सनल नंबर से आया था और मैसेज के नीचे जहांगीर सर का नाम लिखा हुआ था। मैसेज पढ़ने के बाद मेरे हाथ कपकपाने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। हालांकि एक से एक खूबसूरत लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई हुई थी, उनके मुकाबले तो मेरी कोई खास अहमियत भी नहीं थी। इस बात ने मुझे बहुत हैरान किया। मेरी आंखों में अम्मी और अपनी बहन को लेकर खुशी के आंसू आने लगे। अब अल्लाह का शुक्र है हमें अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए भैया के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। मुझे खुशी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। सुबह भी मैं जल्दी उठी और जाने की तैयारी करने लगी, अपने कपड़े निकालने लगी। अम्मी की आंख खुल गई और मेरी तरफ गौर से देखकर हैरान हुई, महक कितनी सुबह सुबह कपड़े क्यों इस्त्री कर रही हो। मैंने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, अम्मी अब अल्लाह ने चाहा तो हमें पेट की भूख अब नहीं देखनी पड़ेगी। तो अम्मी कुछ ना समझते हुए मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि क्या कह रही हो तुम, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। मैंने फटाफट कपड़े साइड में रखे और उनके करीब आकर बैठ गई। फिर उनका कमजोर हाथ अपने हाथ में लेकर मैंने चूम लिया और उनको बताया कि मेरी नौकरी लग गई है। ऑफिस वालों की तरफ से मुझे मैसेज आया है, आज मुझे जाना है और मुझे आपकी दुआ की बहुत जरूरत है। मेरी अम्मी मेरी बात सुनकर रोने लगी और कहने लगी, अब तुम जॉब करोगी, वो भी ऑफिस जाकर, दुनिया वाले क्या कहेंगे। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आपको अभी भी
दुनिया की परवाह है, जबकि कल आप सारा दिन भूखी रही, किसी ने आपको खाना तक नहीं दिया। आप किस दुनिया की बात कर रही हो? अम्मी, अगर कल मेरे पास पैसे नहीं होते तो शायद हम लोग खाना नहीं खा पाते। छोड़ दो आप इस दुनिया की बातें, बस आप खुश रहा करो। अम्मी कहने लगी, अगर तुम्हारे भैया ने तुम्हें नौकरी करने की इजाजत नहीं दी तो तुम जानती हो ना कि वो तुम्हारी जॉब के कितने खिलाफ है। मैंने कहा, अम्मी मैं भैया से नहीं डरती, अगर उनको हमारी फिक्र होती तो वो खुद हमारी जरूरतों को पूरा करते। जॉब करना मेरी मजबूरी है, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआ दे दी। मैं सुबह 9 बजे जब घर से निकलने लगी तो भाभी मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई और हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि कहाँ जा रही हो? मेरा मन कर रहा था कि भाभी को ढेर सारी बातें सुनाओ, लेकिन फिर मैं खामोश रही क्योंकि मैं जानती थी कि सुबह सुबह घर में हंगामा हो जाएगा। मैं तो चली जाऊंगी लेकिन फिर अम्मी के साथ भाभी बदतमीजी करेंगी, और पहले ही अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं खामोश होकर बिना जवाब दिए ही जाने लगी। तो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज देकर कहा, शाम को तुम्हारी शादी की तारीख फिक्स हो रही है, इसलिए टाइम से घर आ जाना। मेरी भाभी को देखा और सर झुकाकर घर से बाहर चली आई थी। मैं अभी आगे वाली गली तक ही गुजरी थी कि अचानक मुझे जोया की आवाज आई तो मैं रुक गई। वो मुझे देखते ही कहने लगी, मुबारक हो, तुम्हारी जॉब पक्की हो गई। उसे देखकर मैं बहुत हैरान हुई थी। मैंने उसे पूछा कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो वो बोली कि मुझसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती, और फिर वो हंसने लगी। चलो अब खड़ी क्या हो? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा कि तुम भी ऑफिस जाओगी क्या? तुम्हारी भी जॉब वहां पर हो गई है? तो उसने कहा, हाँ मुझे भी वहीं पर जाना है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं हूँ जिसको एकदम नौकरी मिल जाए, और वो भी ऐसी शानदार। मैंने कहा, तुम्हारी ये बात मुझे बड़ी ही फजूल लगी है जोया। वो कहने लगी, अच्छा चलो चलते हैं। उसके बाद हम सारे रात से बातें करते हुए टाइम पर ऑफिस पहुंच गए थे। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंची तो मुझे जहांगीर सर की कॉल आ गई और मुझे उन्होंने फौरन ऑफिस में बुलाया। मैं जब उठी तो देखा ये जोया मेरे पास मौजूद नहीं थी। मैं वेटिंग रूम से निकलकर जैसे ही सर के कैबिन की तरफ जाने लगी तो जोया असलान के साथ कुछ बातें कर रही थी, और वो मेरे देखते ही देखते ऑफिस से बाहर निकल गई। कमाल है, मुझसे मिलकर भी नहीं गई। मुझे जोया का रवैया बहुत बदला बदला सा लग रहा था। मैं धीरे से दरवाजे खोलकर जब अपने बॉस के ऑफिस के अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई, क्योंकि बॉस कुर्सी पर नहीं बल्कि सोफे पर लेटे हुए थे और उनकी टेबल पर शराब की बोतल भी रखी हुई थी और आसपास छोटे छोटे गिलास भी थे। वो लेटे लेटे सिगरेट पी रहे थे। कमरे में अजीब अजीब सी बदबू आ रही थी। यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और मैं कमरे में चारों तरफ देख रही थी। तभी सर की भारी आवाज मुझे सुनाई दी जो मुझे बैठने के लिए कह रहे थे। मैं जैसे ही कुर्सी पर बैठी तो उन्होंने मुझे अपने पास सोफे पर बैठने के लिए कहा। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। उन्होंने देखा कि मैं परेशान हो रही हूँ तो वो उठकर बैठ गए और फिर बड़ी गहरी नजरों से मुझे देखते हुए कहने लगे, आपको ऑफिस का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आप जैसी खूबसूरत लड़की को मुझे अपनी सेक्रेटरी बनाने पर फख्र है। उनकी ऐसी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजरने लगी तो मैंने धीरे से कहा कि सर मेरा क्या काम होगा, आप मुझे गाइड कर दीजिए। तो उसने धीरे से कहा कि आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, आपके सारे काम मुझसे शुरू और मुझ पर ही खत्म होंगे। मैंने नजर उठाकर उनकी तरफ देखा तो एक पल के लिए मैं हैरान रह गई थी। उनके चेहरे और आंखों में एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि अजीब लड़की है जोया, सच में इस बार हीरा चुनकर लाई है। मैं अपनी बॉस की बात पर एकदम से चौंक गई थी। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक चेक निकाल कर मेरे सामने रख दिया था और कहा कि ये उठा लो, 2 लाख का चेक है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा कि सर ये तो बहुत ज्यादा है और मैंने तो अभी कोई काम भी शुरू नहीं किया। ये चेक मुझे किस लिए दे रहे हो? उन्होंने कहा, ये तुम्हारी एडवांस तनख्वाह है क्योंकि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, इसलिए सेक्रेटरी को अच्छे कपड़ों में आना चाहिए। इन पैसों से तुम अपने लिए शॉपिंग कर लेना। मैंने कहा, लेकिन सर ये तो बहुत ज्यादा है। तो वो कहने लगे, तभी तो तुम्हें दिए हैं, तुम इन पैसों से कीमती सामान खरीदना। मेरी सेक्रेटरी होना आपके लिए कोई आम बात नहीं है, इसलिए आपको ये पैसे रखने पड़ेंगे और इससे आप शॉपिंग करके और अच्छे गेटअप में कल ऑफिस आना, मुझे खुशी मिलेगी। मैंने जैसे ही चेक उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं उनकी इस हरकत से शर्मिंदा हो रही थी, लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी, आखिर वो मेरे बॉस थे और ऊपर से मेरी जॉब का पहला दिन था, इसलिए मैं इस दिन को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। आज तो मैंने कोई काम नहीं किया था। अगले दिन मैं सुबह ही अपनी बहन को लेकर शॉपिंग के लिए निकल गई थी और ढेर सारी शॉपिंग करके घर वापस आए तो भैया गुस्से से लाल पीले होकर मेरी तरफ देख रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात को तुम्हारी शादी है, खबरदार मैं तुम्हारे मुंह से कोई बात ना सुनूं। मैं गुस्से से भैया के सामने आकर खड़ी हो गई और मैंने उन्हें सख्त लफ्जों में कहा कि मैं इस जबरदस्ती की शादी को नहीं मानती। मेरा इतना ही कहने पर भैया ने मुझसे कहा कि अभी और इसी वक्त तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं अपना सारा सामान जो मार्केट से अभी खरीद कर लाई थी वो सब हाथ में लिए घर से पलटने लगी। तभी मेरी अम्मी ने मुझे रोक लिया। भैया ने गुस्से से अम्मी की तरफ देखकर कहा कि इससे मत रोकना अम्मी, वरना आप इसके साथ चली जाना। भैया की बात सुनकर अम्मी रोने लगी, लेकिन मैं भैया की बात सुनकर नहीं रुकी तो मेरे पीछे पीछे अम्मी और मेरी बहन भी निकल आई थी। मैंने अम्मी को बहुत समझाया कि आप वापस चली जाओ, मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन अम्मी नहीं मानी। इस मुश्किल वक्त में मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था,
मैं अपनी बहन और अम्मी को लेकर जोया के घर चली गई। जोया के घर पर उसकी बूढ़ी माँ और वो दोनों अकेले ही रहती थी। उसका कोई भाई भी नहीं था, उसके वालिद पहले ही मर चुके थे। सारे घर की जिम्मेदारी जोया ने अपने कंधों पर उठा रखी थी। उसने हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में रखा और एक कमरा हमें रहने के लिए दे दिया। मैंने यही सोचा रखा था कि मैं बहुत जल्द अपने घर का इंतजाम कर लूंगी और ज्यादा दिनों तक जोया पर बोझ नहीं बनूंगी। और दूसरी तरफ जहांगीर सर के ऑफिस में अपनी मेहरबानियां बढ़ते हुए देखती तो मैं दिल ही दिल में डरने लगी थी। एक दिन मैं ऑफिस में दाखिल हुई थी कि सामने से आते हुए अरसलान ने मुझे रोक दिया और धीरे से कहा कि ये अच्छा होगा कि तुम ये जॉब छोड़कर चली जाओ। तुम एक अच्छी और शरीफ घर की लड़की लगती हो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। न जाने क्यों मुझे उसकी बात पर बहुत चिढ़ आई, लेकिन मैंने उसकी बात को अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गई। अब तो वो हर रोज ऐसा ही करने लगा था। मैं जब भी ऑफिस आती तो वह आगे बढ़कर मुझसे यही एक बात करता, लेकिन मैं हमेशा उसकी बात पर मुस्कुराकर उसे इग्नोर कर जाती थी। एक दिन मुझे बॉस ने कहा कि मीटिंग के लिए हमें होटल जाना है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं आज जल्दी घर जाना चाहती थी, लेकिन बॉस को इनकार नहीं कर सके और उनके साथ चल पड़ी। होटल पहुंचकर बॉस मुझे कमरे में ले गया और मुझसे कहने लगा कि अभी थोड़ी देर तक बाकी सारी टीम भी पहुंचने वाली है, तुम चाय पी लो। चाय पी थी, अचानक मेरा सर घूमने लगा और मैं वहां ही बैठे बैठे बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं तड़प तड़प कर रोने लगी, क्योंकि मैं बॉस के हाथों पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। मैंने छींक छींक कर कमरा सर पर उठा लिया तो बॉस ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगा, एक तो खुद मुझे अपनी तरफ कर रही थी और ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। मेरी इज्जत खराब करके वो खुद तो साफ सुथरा होकर इस कमरे से चल दिया था। जबकि मैं फुट फुट कर रोने लगी थी, इतने में अरसलान अंदर दाखिल हुआ तो मैं खुद को समेटते हुए उठ खड़ी हुई थी। अरसलान ने मेरी तरफ अफसोस से देखा और जमीन से मेरा दुपट्टा उठाकर मुझे उड़ा दिया और मुझे खामोशी से लेकर उस कमरे से बाहर निकला। पूरी रात मैं रोती रही, उससे कहा कि मुझे किसी तरह जोया के घर छोड़ दो, इस मुश्किल वक्त में वही मेरा साथ देगी। तो वो फीकी से मुस्कुराहट से मुझे देखकर कहने लगा, जिसने तुम्हें इस दलदल में फंसाया है तुम उसके पास जाना चाहती हो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। अरसलान ने मुझे बताया कि जोया जहांगीर सर के लिए काम करती है और उसके लिए नई नई लड़कियां उसका दिल बहलाने के लिए लेकर आती है। तुमसे पहले भी वो कई सारी लड़कियों की इज्जत बर्बाद कर चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें समझाता था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं तो जोया को अपनी दोस्त और हमदर्द समझती थी, लेकिन वो तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। अब मुझे अपने से ज्यादा अपनी बहन की फिक्र थी कि कहीं वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने अरसलान से कहा कि ये मामला इतना सीधा नहीं है, मुझे फौरन पुलिस स्टेशन लेकर चलो, जहांगीर सर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हूँ। लेकिन पुलिस स्टेशन में हमें कल आने के लिए कहा गया। अरसलान मुझे लेकर जोया के घर गया तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर मैं परेशान हो गई कि न जाने मेरी अम्मी और बहन कहाँ गई होंगी। मैंने छुपके से मोहल्ले के एक बच्चे को भैया के घर भेजा ताकि वो जाकर वहां दिखाए कि कहीं अम्मी और मेरी बहन भैया के घर पर तो नहीं है, लेकिन बच्चे ने आकर मुझे बताया कि वो वहां पर नहीं है। तो मेरा दिल अब घबराने लगा, मेरी अम्मी और बहन कहाँ चली गई, मेरे सर पर तो अब छत भी नहीं रही, मैं कहाँ जाऊंगी। तो अरसलान ने कहा, अगर मुझ पर भरोसा करती हो तो मेरे घर चलो, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। फिलहाल मैं उसके घर चली गई थी, लेकिन मेरे दिल में जहांगीर सर से बदला लेने का ख्याल आ रहा था। एक दिन मुझसे अरसलान ने कहा कि जहांगीर सर की बूढ़ी माँ के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। तो मैंने फौरन ही तैयार हो गई थी और मुंह छिपाकर उनके घर दाखिल हुई, लेकिन मेरे होश उड़ गए थे जब मैंने उस घर में अपनी अम्मी और बहन को फटे हुए कपड़ों में देखा। उनको रस्सी से बांधा गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके करीब जाने ही वाली थी कि एकदम जहांगीर सर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहा कि तुम अपनी माँ और बहन को यहाँ से सही सलामत लेकर जा सकती हो, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाओगी। मुझसे पहले ही अरसलान ने कहा कि बेफिक्र रहिए सर, ये पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी, आप इसकी माँ और बहन को छोड़ दो। मैं तो हक्का बक्का रहकर अरसलान की तरफ देखने लगी। अरसलान की यकीन दिलाने पर जहांगीर सर ने मेरी अम्मी और बहन को छोड़ दिया था और मैं उन दोनों को लेकर उसके घर पहुंची। अम्मी को अपने ऊपर गुजरने वाली परेशानी के बारे में भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो ये खबर सुनकर ही मर जाएगी। और इस मौके पर अरसलान ने मेरा पूरा साथ दिया था। उसने मुझे समझाया कि जहांगीर एक बहुत बड़ा और अमीर आदमी है, इसलिए तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेहतर यही है कि तुम खामोश हो जाओ और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। और सच में ही ऐसे ही हुआ था। मैंने जब रो रो कर अल्लाह से दुआ की, जहांगीर जैसे इंसान एक ऐसी बीमारी में आ चुका था जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं था। उसने खुद को बचाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। वो इतना लाचार हो चुका था कि वो खुद से करवट भी नहीं ले सकता था। और जोया इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने शादी का झांसा देकर उसका सारा बैंक बैलेंस अपने नाम करवा लिया था और वो तब से ही पागल हो गई। ये दोनों ही अब मेरी आंखों के सामने सजा भुगत रहे हैं, तो मेरा दिल भी बेफिक्र हो गया। कुछ दिन बाद अरसलान ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैंने सादगी से उसके साथ शादी कर ली। मेरी बहन और अम्मी भी मेरे साथ ही रहती हैं। अरसलान एक अच्छे शोहर होने के साथ साथ मेरी अम्मी का बेटा बनकर भी दिखाया, जिस पर मैं हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ।
हूँ जिसने अरसलान के रूप में मुझे इतना अच्छा शौहर दिया।